हेलो आयु, वेलकम टू द एस्पिरेंट में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज है क्लास नंबर 2। आज है हमारी क्लास नंबर 2। इसमें हम सॉल्व करने वाले हैं 42 से 80 जो क्वेश्चन बीच में जो बचे गए थे, जो संख्या पद्धति है उसके 42 से 80 तक जितने भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा बच गए थे क्लास 1 के बाद, उनको हम इसमें सॉल्व करेंगे। आपको बताइए, हम सॉल्व कर रहे हैं RWA की बुक, कांस्टेबल मैथ कांस्टेबल यूपी पुलिस के लिए। इसमें कंप्लीट बुक का हम सॉल्यूशन कराएंगे। तो ये है संख्या पद्धति की क्लास 2, और इसमें हम बचे हुए क्वेश्चन जो 42 से 80 82 के बीच में जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं उनको सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल क्वेश्चन जो थे वो करीबन 82 थे चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 था संख्या पद्धति। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 से। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 62, 73 और 84 को भाग करने पर शेषफल 2, 3, 4 प्राप्त होता है। यानी हमें एक इनमें से बड़ी संख्या पता करनी है जिसका भाग अगर हम 62 में दें, 73 में दें और 84 में दें तो हमारे पास शेषफल 2, 3 और 4 बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस संख्या को लिखेंगे 62, 73 और 84। इसमें से इनके जो शेषफल है उसको घटा देंगे। जैसे कि 62 में जब भाग दे रहे हैं किसी संख्या से, तो हमारे पास कितना शेषफल बच रहा है? 2 बच रहा है। तो इस 2 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 60 आएगा। जब हम 73 से भाग दे रहे हैं तो हमारे पास 3 शेषफल बच रहा है, यानी 3 घटाया तो कितना आया? 70 आया। और 84 में भाग दे रहे हैं तो 4 शेषफल बच रहा है, यानी हमारी संख्या क्या आ गई? 80 आ गई। अब हम क्या करते हैं, ये जो संख्या हमारे पास आई है इसका हम निकाल देते हैं मासा। मासा क्या होता है हमारा? HCF होता है। HCF होता है, यानी हमें बड़ी से बड़ी पूछा। HCF का ही मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनके बीच की जो हाईएस्ट संख्या है यानी मासा है उसको हम निकालेंगे। जब आप 60, 70 और 80 का मासा निकालोगे तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 60 का भाग 70 में देना पड़ेगा। 60 एकन 60 बचा 10, 10 का भाग फिर इसमें देना होगा। 10 का भाग जब 60 में देंगे तो 60 10 से कितनी बार जाएगा? ये कंप्लीटली कट जाएगा 6 बार। 10 छिक्के 60 होता है। अब यानी आगे कोई शेषफल नहीं बचा। तो हम क्या करते हैं, इसी संख्या को उठाते हैं और बची हुई संख्या जो 80 है उसमें भाग फिर से देते हैं। तो 10 से ये कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा, और ये यहाँ पर भी कोई शेषफल नहीं बचेगा। यानी हमारे पास संख्या क्या बची? इसका HCF यानी इसका जो मासा आया वो कितना आया? 10 आया। कितना आया? 10 आया। यानी कि जो हमारी वो संख्या जो होगी वो होगी हमारी 10, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है। ये हमारा क्वेश्चन 43 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, निम्नलिखित संख्या में से कौन सी संख्या 99 से विभाज्य नहीं है? यानी कि ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इनमें से हमें वो संख्या पता करनी है जो संख्या 99 से विभाज्य नहीं है, जिस संख्या में 99 से भाग नहीं जाएगा। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जब हम किसी संख्या को 99 से भाग करते हैं, अगर आप इंडिविजुअल संख्या यानी एक एक संख्या को उठाकर 99 से भाग करोगे कि पहले ये संख्या उठाई फिर ये फिर ये फिर ये, अगर आप 99 से इंडिविजुअल संख्या का भाग करोगे तो आपको लगेगा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम। तो आपको डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाग के नियम जो है पता होने चाहिए। अगर कोई संख्या 99 से डिविजिबल है यानी कोई संख्या 99 से विभाज्य है तो वो संख्या 9 और 11 दोनों से विभाज्य होगी। यानी 9 से भी विभाज्य होगी और 11 से भी विभाज्य होगी, तभी तो इनका गुणा करने के बाद 99 आ रहा है हमारे पास। तो आ रहा है ना, यानी वो संख्या 9 से भी विभाज्य होगी और 11 से भी विभाज्य होगी। तो आपको 2 डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्य के 2 नियम पता होने चाहिए, 9 का और 11 का। 9 का नियम क्या कहता है कि संख्या का जोड़ यानी संख्या के अंकों का जोड़ संख्या के अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य हो। 9 से विभाज्य हो। 9 से विभाज्य हो यानी हम इन संख्या के अंकों को जोड़ेंगे आपस में और उसको 9 से विभाज्य करेंगे तो वो संख्या हमारी 9 से विभाज्य होगी। और 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है? इंडिविजुअल संख्या को इंडिविजुअल नहीं, 11 क्या कह रहा है? अल्टरनेट का मतलब समझ रहे हो? जैसे ये संख्या है 2, 4, 3, 1, 5, 3, 9। ये संख्या क्या दे रखी है हमें? एक संख्या एग्जाम्पल के लिए लिया 2, 4, 3, 1, 5, 3, 9। इसके अल्टरनेट का मतलब है 2 में
दो में हर तीसरी संख्या को जोड़ना है। जैसे दो के साथ अल्टरनेट क्या है, तीन है, तीन के बाद पाँच है और पाँच के बाद नौ है, इन सब का जोड़ करना है। जब हम आप इन सब का जोड़ करेंगे, तीन दो पाँच और पाँच 10 और नौ 19 हो गया। और फिर इन बची हुई अल्टरनेट संख्याओं का जोड़ करना है। चार और एक आठ, सॉरी चार और एक पाँच और पाँच और तीन कितना होता है, 8 होता है। और इसको जो है माइनस कर देना है, यानी घटा देना है, इन दोनों को आपस में घटा देना है। जब आप 19 में से 8 को घटाएंगे तो आपके पास कितना बचेगा, 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11 बचेगा। तो 11 बचा। अब 11 क्या ये 11 से विभाज्य है, तो हाँ ये 11 से विभाज्य है, यानी ये संख्या भी एक संख्या क्या हो गई, सी हो गई, जो 11 से विभाज्य है। लेकिन ये नहीं कि वो 11 से ही विभाज्य हो, वो 9 से भी तो विभाज्य होनी चाहिए। हमें क्या पूछा है, विभाज्य नहीं है पूछा है। कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो 11 का रूल समझ में आ गया और 9 का रूल समझ में आ गया। अब चलते हैं हम ऑप्शन की तरफ। जब आपको ये दोनों रूल समझ में आ गए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 9 से विभाज्य नहीं है वो संख्या चेक करनी है। 9 से विभाज्य के लिए 9 से भी विभाज्य नहीं होनी चाहिए और 11 से, यानी यह इन दोनों में से किसी एक से विभाज्य नहीं होगी, तो संख्या 99 से विभाज्य नहीं होगी। तो सबसे पहले हम 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, यानी संख्याओं को जोड़ते हैं। 2 और 1 3, 2 5 और 3 8 और 2 कितना हो गया, 8 और 2 10 हो गया, 10 4 14 और 4 18। क्या 18 9 से विभाज्य है, हाँ, यानी ये संख्या 9 से विभाज्य है। इसको चेक करते हैं, 3 2 5, 5 और 2 कितना हो गया हमारा 7, 7 और 2 9, 9 4 13 और 5 कितना होता है हमारे पास, 13 और 5 18 होता है, ये भी विभाज्य है। 4 और 2 6, 3 9 और 1 10, 5 15 और 3 कितना हो गया 18, और 18 और 9 27 होता है, यानी ये भी संख्या 9 से विभाज्य है। 7 और 1 8 4 12, 12 और 3 15 और 15 और 3 18, और 18 और 8 कितना होता है बताओ, 18 और 8 हमारा 26 होता है। लेकिन ये 26 जो है 9 से विभाज्य नहीं है, यानी जब ये 26 9 से विभाज्य नहीं है तो ये एक संख्या डी, जो संख्या कौन सी, डी नंबर, ऑप्शन नंबर डी जो है, ये संख्या जो है हमारी 99 से विभाज्य नहीं होगी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कोई संख्या दे रखी है n+1 गुणा n+2 गुणा n+3 किस बड़ी से बड़ी संख्या से सदैव विभाज्य होगी। हमें संख्या क्या दे रखी है, n गुणा n+1 गुणा n+2 गुणा n+3, ये संख्या किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभाज्य होगी। तो सबसे पहले हम n जो है एक पूर्णांक भी है, तो हम n = 1 डालते हैं। n की वैल्यू जो हम 1 डाल के देखते हैं। जब हमने इसमें n की वैल्यू 1 डाली तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4। तो 2 एकन 2, 2 तिया 6 और 6 चौक 24, यानी जब हम n एक पूर्णांक है, n की वैल्यू हम सबसे छोटी डाल रहे हैं। एक पूर्णांक क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से, 0 डालने पर तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन हमने जब n की वैल्यू सबसे छोटी संख्या ही डाली, जब हमने n की वैल्यू क्या डाली, सबसे छोटी संख्या 1 डाली, तो हमारे पास क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, यानी कि जो सबसे छोटी, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या सदैव विभाज्य होगी, तो वो संख्या कौन सी है, 24 है। कौन सी संख्या है, 24 है। इस ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या 24 ही दे रखा है, तो हमारा राइट आंसर 24 होगा। अगर 48 दे रखा होता, 24 और 48 दे रखा होता, तो फिर हमारा आंसर जो है 48 होता, यानी 24 के गुणनफल या 24 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे, अगर हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 24 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे, जो भी सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा राइट आंसर होगा। लेकिन इसमें केवल 24 दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन में 24 है, तो 24 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, यानी 1 से 100 तक के बीच हमारे पास कुल कितनी अभाज्य संख्याएं। तो आपको पता होना चाहिए 1 से 100 तक के बीच जो है 25 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 25 अभाज्य संख्याएं हैं, जो कि 1 से 100 तक के बीच में हैं। अब हमारे पास क्या होगा, एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन कौन सी संख्या है अभाज्य संख्या जो 1 से 100 के बीच में, तो वो मैं लिख देता हूँ। कभी भी आपसे ऐसे पूछ लेगा कि 40 और 50 के बीच में बताओ, या 50 से 80 के बीच में बताओ, 50 से 70 के बीच में बताओ, तो आपको जो है एक याद होनी चाहिए, क्या 1 से 100 तक की बीच की जितनी भी अभाज्य संख्या है वो तो आपको याद होनी चाहिए। तो 1 से 100 तक के बीच में कौन कौन सी अभाज्य संख्या है, 2 3 5 7 11 13 17 19, 19 के बाद 23 23 29 31 31 37 41 43 43 47
37, 41, 43, 47, 53, 59 और 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ये जो है ना 25 संख्या है जो 1 से 100 तक के बीच कुल अभाज्य संख्या है। कौन कौन सी संख्याएं ये हैं, ये आपको एकदम रटी होनी चाहिए। अगर आपको ये आराम से रटी हुई हैं, आपको रटना क्या है, आपको डेली ये जो 5 बार बोलना है और 10 दिन तक बोलते रहना है, तो आपको ये अपने आप दिमाग में रिकॉल हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट फिट हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, ये संख्या दे रखी है हमें 1 + 2 + 3 + 4 ये 100 तक है, को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना होगा। हमें को क्या दे रखा है, 1 + 2 + 3 + 4 + ... + 100। और हमको क्या बोला है, ये 8 से विभाजित है। किससे विभाजित है, 8 से विभाजित है। तो सबसे पहले तो हमें इसका जोड़ करना पड़ेगा। अगर आप आराम से जोड़ने बैठ जाओगे, जैसे 2 और 1 3 और 3 3 और 3 6 4 10 ऐसे जोड़ने बैठ जाओगे तो आपको करीबन लग जाएंगे 20 से 25 मिनट। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, n/2 Sn = n/2 a + l। n क्या होता है, n होता है कुल पद। n क्या होता है, कुल पद, यानी कि 1 से 100 तक कितने पद हैं, कितने पद मतलब 1 से 100 तक के बीच में कितनी संख्या हैं, तो वो हमको पता चल गया 100 संख्याएं हैं। ए जो है हमारा फर्स्ट टर्म बताता है, यानी फर्स्ट पद, पहला पद, और एल जो बताता है हमारा लास्ट, यानी कि लास्ट पद बताता है। कौन सा पद बताता है, लास्ट पद, यानी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो एन की जगह पर हम क्या डालेंगे, 100 डालेंगे बटा 2। ए की जगह पर हमने क्या डाला, 1 डाला, और एल की जगह पर हमने कितना डाल दिया, 100 डाल दिया। कितना डाला, 100 डाला। 2 से 100 को काटा तो 50 बढ़ जाएगा, तो 50 का गुणा हमें कितने किस में करना पड़ेगा, 101 में करना पड़ेगा। जब आप 50 का गुणा 101 में करोगे तो आपके पास आएगा 50 50, यानी कि 5050 आएगा। अब बोला है 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। जब आप 50 को 5050 को 8 से विभाजित करोगे तो आपका शेषफल कितना आएगा, 8 5 40, 8 6 48, 2 बचा, यहाँ पे 5 उतारा, 8 3 24 होता है, 1 फिर 0 उतार लिया, 8 1 8 होता है। तो हमारे पास शेषफल कितना बचा, 2 बचा। कितना शेषफल बचा, 2 बचा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में थोड़ा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा, तब आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन कहने का तरीका क्या है वो आपको अलग से पता चल जाएगा। देखो, 300 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, यानी कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं, यहाँ पे पता चला टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 300 हैं। 150 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं, 150 विज्ञान साइंस कितने लेते हैं, 150 लेते हैं। 10 विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन केवल 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 विज्ञान जो पढ़ते हैं, केवल विज्ञान जो पढ़ते हैं वो कितने हैं, वो 10 हैं, परंतु हिंदी नहीं। यानी केवल 10 जो हैं ऐसे हैं जो केवल विज्ञान पढ़ते हैं लेकिन हिंदी नहीं। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, साइंस, मतलब कि साइंस प्लस हिंदी, विज्ञान प्लस हिंदी दोनों पढ़ने वालों की संख्या 150 है, लेकिन केवल विज्ञान पढ़ने वालों की संख्या कितनी दे रखी है, इसने केवल 10 दे रखी है। यदि कक्षा में या तो विज्ञान या हिंदी लेना अनिवार्य है तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें हिंदी लिया परंतु विज्ञान नहीं। केवल हिंदी लेने वालों की संख्या हमें पूछा है। तो यहाँ पर हम इसे वेन डायग्राम से समझेंगे। वेन डायग्राम से समझना बहुत आसान होगा। ऐसे हमने एक डायग्राम बनाया, एक डायग्राम हमने ऐसे बनाया। ये डायग्राम जो है, ये जो गोला है, ये वाला जो गोला है, जो ये पहले वाला गोला है, ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है बताओ। इसको सही से बनाता हूँ मैं तो आपको सही से समझ में आएगा। देखो, हो गया ना गोला, एक बन गया और एक हमारा ये बन गया। अब देखो, ये जो है हमारा, ये जो गोला है ये हमारा क्या दिखा रहा है, साइंस को डिनोट कर रहा है, साइंस को। और ये जो गोला है ये हमारा हिंदी को डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है, हिंदी को, यानी ये हिंदी को दर्शा रहा है और ये विज्ञान को दर्शा रहा है। अब उसने क्या बोला है, 150 विद्यार्थी विज्ञान पढ़ते हैं, 150 विद्यार्थी जो है विज्ञान पढ़ते हैं, यानी ये जो पूरा गोला है ये 150 का है, लेकिन उसने बोला है केवल हिंदी, केवल हिंदी। देखो, ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको मैं एकदम हाईलाइट करूं तो यहाँ पे आपको लॉजिक से समझना पड़ेगा। ये हो गया, और इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा अलग।
अब देखो, यहाँ में आपको समझ में आएगा कुछ अजीब सा। देखो, अब ये जो हिस्सा है ना, ये वाला जो बीच का, ये वाला जो बीच का हिस्सा है, ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है साइंस और हिंदी पढ़ने वालों को। और ये जो दर्शा रहा है, ये वाला जो ये इधर खाली जो हिस्सा है, ये वाला, ये दर्शा रहा है केवल विज्ञान। तो केवल विज्ञान कितने पढ़ रहे हैं? 10 पढ़ रहे हैं। और साइंस प्लस हिंदी कितने पढ़ रहे हैं? जब केवल विज्ञान 10 पढ़ रहे हैं, और साइंस प्लस हिंदी मिलाकर कितने पढ़ेंगे? जब आप 150 में से 10 को घटा देंगे तो कितने पढ़ रहे हैं? 140 हैं, जो केवल साइंस और विज्ञान दोनों पढ़ रहे हैं। 140 कौन है? जो साइंस और विज्ञान दोनों पढ़ रहे हैं। तो हमें पूछा है केवल हिंदी कितने पढ़ रहे हैं? टोटल विद्यार्थी 300 हैं। 300 में से 140 जो है क्या पढ़ रहे हैं? साइंस और विज्ञान दोनों पढ़ रहे हैं। लेकिन 10 जो है विज्ञान भी तो पढ़ रहे हैं। तो 300 में से हमें 150 को माइनस करना है, तो हमारे पास कितना आएगा? 150 आएगा। यानी 150 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी पढ़ रहे हैं। 150 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी पढ़ रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर नहीं आया हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं इसको दोबारा से देखूंगा, अच्छे से बताऊंगा आपको, और बढ़िया तरीका से और कोई तरीका लाऊंगा जिससे मैं इसे आपको आसानी से बता सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18, 24 तथा 30 से विभाजित करने पर हर मामले में शेषफल के रूप में 4 बचता है, लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तब कोई शेषफल नहीं बचता। वही बात उसने क्या बोला है? हमें छोटी से छोटी संख्या बता करनी है जिसे हम 12, 18, 24 तथा 30 से विभाजित करें। यानी कोई हमें एक संख्या पता करनी है जिसे हम 12, 18, 24 और 30 से विभाजित करते हैं तो शेषफल जो है 4 बचना चाहिए। शेषफल कितना बचना चाहिए? 4 बचना चाहिए। तो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं? 12, 18, 24 और 30, इसका हम डायरेक्ट एलसीएम लेते हैं, लासा लेते हैं। क्या लेते हैं? लासा लेते हैं। लासा क्या होता है? एलसीएम। तो 12 यानी 2 से काटेंगे, 2 छक्के 12, 2 निम्न 18, 2 से ये 12 बार और 2 से ये 15 बार, 2 से ये 3 बार 9 और 2 से ये 6 बार और ये 15, 2 से ये 6 जो है 3 बार जाएगा और ये 15। अब 3 से काटेंगे, 3 एकन 3, 3 तिया 9, 3 एकन 3, पंजे 15, 3 से ये 1 1 1 और यहाँ पे 5 ही बच जाएगा। अब इसे 5 को एक एक बार काट देते हैं। तो अब इसका गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, निम्मा कितना होगा? 40 निम्मा कितना होता है? 9 4 30, 360 होता है। यानी कि जब हमने इसका एलसीएम लिया, जब हमने 12, 12, 18, जब हमने 12, 18, 24 और 30 का एलसीएम यानी लासा लिया तो हमारे पास कितना आया? 360 आया। यानी वो संख्या क्या हो गई? 360 हो गई। लेकिन उसने क्या बोला है? शेषफल के रूप में 40 बचता है। 360 तो इनसे कंप्लीटली डिविजिबल है। यानी कि 360 एक ऐसी संख्या है जिसमें 12, 18, 24 और 30 से भाग देंगे तो वो पूरी तरह से कट जाएगी। लेकिन उसने बोला है शेषफल जो है 4 बचता है। शेषफल कितना बचता है? 4 बचता है। जब शेषफल 4 बचता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस संख्या में 4 को जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही हम इस संख्या में 4 को जोड़ेंगे तो संख्या हमारी कितनी बन जाएगी? 364 बन जाएगी। अब लेकिन जब इसे 7 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेषफल नहीं बचता। क्या इस संख्या को अगर हम 7 से विभाजित करें तो कोई शेषफल बचेगा? ये चेक कर लेते हैं। तो 7 पंजे कितना होता है? 35 होता है। 1 4 और 7 दूनी 14। लेकिन इस संख्या को 7 से विभाजित करने पर हमारे पास कोई शेषफल नहीं बच रहा है। यहाँ पर कोई शेषफल नहीं बच रहा, यानी हमारी संख्या क्या हो जाएगी? 364 हो जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 19,596 के निकटतम कौन सी दो संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः विभाजित हैं? यानी कि 1996 के निकटतम कौन सी दो संख्याएं बतानी है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 19,596 को 9 से विभाजित करके देखते हैं। जैसे ही हम 19,596 को 9 से विभाजित करते हैं तो कितना आ जाएगा? 9 दूनी 18, 1 5, 9 1 9, 6 उतारा और 9 7 जा 63, 6 6 और 9 7 जा 63 आएगा। हमारे पास रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। हमारे पास शेषफल कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो सबसे पहली संख्या क्या होगी? सबसे पहली संख्या होगी 19,596 में से हम 3 को घटा दें। जैसे ही हम 19,596 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 19,000
593 आ जाएगा, 19,593 आ जाएगा। 19,593 देखो किस ऑप्शन में दे रखा है, पहले ऑप्शन में कहीं पर 19,593 है, नहीं है। दूसरे ऑप्शन में कहीं पर है, नहीं है। तीसरे में नहीं है, चौथे में है 19,593, चौथे ऑप्शन में केवल है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी बार हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ऑप्शन 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी 19,593 अगर किसी और ऑप्शन में भी आ जाता, तो दूसरी संख्या हम कैसे पता करते? पहली संख्या में हमने डायरेक्ट शेषफल को माइनस कर दिया, लेकिन दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 9 में से पहले शेषफल को माइनस करेंगे। 9 में से पहले हम शेषफल को माइनस करेंगे। 9 जो हमारा भाजक है, 9 में से हमने शेषफल को माइनस किया तो 6 बचा, और इस 6 को अब इसमें हम जोड़ देंगे। किसमें? 19,596 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो 6 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 9 और 1 10 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, 9 1 यानी 19,602 हो जाएगा। दूसरी संख्या कितनी आ गई? 19,602 आ गई। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 476 से विभाजित है। 5 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जो 476 से विभाज्य है। अब देखो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? आपको एक के पीछे 4 जीरो लगा देना है। एक के पीछे कितनी जीरो लगा देना है? 4 जीरो लगा देना है। तो ये कितने अंकों की बन गई? 5 अंकों की बन गई। देखो 1 2 3 4 5 यानी 5 अंकों की ये सबसे छोटी संख्या बन गई। लेकिन 476 से विभाज्य भी होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इस संख्या को जो है हम 476 से भाग दे देते हैं। जब हम इस संख्या में 476 से भाग देंगे, कितने से? 476 से, तो कितनी बार जाएगा? पहले 2 बार जाएगा। 2 6 जा 12, 2 7 जा 40 और एक 50, 2 4 जा 8 और एक 9, कितना आ गया? 952 आ गया। 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 9 में से 5 गए तो 4 बचे, और 9 में से 9 गया 0 उतार। एक बार हमने फिर से 0 उतारा तो 476 एकन कितना हो गया? 476 हो गया, यानी 4 बचा। कितना बचा हमारे पास? 4 बचा। कितना आया? 4 आया। कितना आया? 4 आया। अब देखो 4 जो है शेषफल आ रहा है। हमें क्या पूछा? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है। क्या बतानी है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है। 4 अंकों की सबसे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 476 से विभाज्य हो। 4 हमारा शेषफल आया। अब एक चीज़ देखो, क्या तुम इस डायरेक्ट 10,000 में से 4 को माइनस करोगे तो तुम्हारा 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। कितने अंकों की संख्या बन जाएगी? 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। अगर तुम 10,000 में से इस शेषफल को माइनस करते हैं तो 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, पहले 476 में से 4 को माइनस करो। 476 में से जैसे ही हमने 4 को माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा? 472 बचा। अब इस 472 को जोड़ दो किसमें? 10,000 में। जैसे ही 472 को 10,000 में जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया? 10,472 आ गया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्ग के 2 गुने से 3 कम है। किसी धनात्मक पूर्णांक का, यानी कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? हमने कोई धनात्मक पूर्णांक लेना है, वो हमने माना x। क्या माना हमने? x माना का 5 गुना। अब इसका 5 गुना करना है, इसका 5 गुना करना है। तो इसका 5 गुना करने पर हमारे पास क्या होगा? 5x होगा। यानी किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना उस संख्या के वर्ग, यानी उस संख्या कौन सा? इस संख्या के वर्ग एक्स स्क्वायर। इसका वर्ग किया हमने, इसका वर्ग किया तो कितना है? एक्स स्क्वायर। वर्ग के 2 गुने, वर्ग का 2 गुना किया हमने तो कितना हो गया? 2x स्क्वायर हो गया, से 3 कम है। यानी कि किसी धनात्मक पूर्णांक का 5 गुना, ये जो 5 गुना है इसके वर्ग से कितना कम है? 3 कम है। तो हम क्या करेंगे? 2x स्क्वायर में से क्या करना है हमें? 2x स्क्वायर में से सीधा माइनस क्या कर देना है हमें? 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 3 हो गया। 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर कितना हो गया हमारे पास? 3 हो गया। कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 3 हो गया। अब आपको क्या करना है? ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है। हमारी क्या बन गई है? एक इक्वेशन बन गई है। जैसे दो घात समीकरण बन गया है, समीकरण बन गया है ना।
तो अब इस समीकरण को सॉल्व करने जाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको समीकरण को सॉल्व नहीं करना, आपको सीधा ऑप्शन उठाना है। सबसे पहले 3 ऑप्शन उठाओ, x की जगह पर आप 3 डाल के देखो, x की जगह पर क्या डालना है, 3 डालना है। तो यहाँ पर जब तुम x की जगह पर 3 डालोगे तो 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा, 9 का गुणा 2 में करोगे तो कितना होगा, 18 होगा। माइनस 3 में से 5 गया तो कितना बचा, 15 बचा। 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15 आएगा, तो 18 में से 5 गया तो 3, यानी इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो रही है। x की जगह पर 3 डालने पर 2x² माइनस 5x बराबर 3 ही आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको इसको सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट तुम ऑप्शन पर आए और x की वैल्यू ऑप्शन से पुट कर ली, तो आपका आंसर हो जाएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, यदि a तथा b दो अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है। a और b जो है क्या है, दो प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर है। कैसे नंबर है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको पता ही होगा, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट जितने भी होते हैं ये संख्याएं जो है नेचुरल नंबर होती हैं। तो हमें पूछा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। अब ये चीज़ देखो, यहाँ पर तुम ऑप्शन में आओगे तो चारों ऑप्शन को देखोगे तो ये रूट में दे रखे हैं, सब जो है रूट में बंद है। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसी संख्या लेते हैं, कैसी संख्या लेते हैं, हम एक ऐसा नेचुरल नंबर लेते हैं जो हमारा स्क्वायर रूट हो। जैसे कि एक संख्या हमने 4 ली और एक संख्या हमने 9 ली। 4 जो है हमारा 2 का रूट है और 9 जो है हमारा 3 का रूट है। 4 जो हमारा 2 का रूट है, 9 जो हमारा 3 का रूट है। अब एक चीज़ देखो, सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, रूट के अंदर a प्लस बी जो है बड़ा होगा रूट a प्लस रूट बी के। तो रूट a इक्वल टू हमने कितना माना है, 4 माना है, और b इक्वल टू हमने कितना माना है, 9 माना है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। बड़ा 9 यानी कि 4 प्लस अंडर रूट 9, इसको खोलेंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 2 5 होगा। क्या रूट 13 जो है 5 से बड़ा है, बताओ क्या रूट 13 जो है 5 से बड़ा है। आप कहोगे नहीं, यानी रूट 13 जो है 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। वो कहोगे कैसे, अब आप देखो, जब आप 2 का स्क्वायर करते हो तो 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है तुम्हारे पास, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है। क्या हम इस 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 को रूट के अंदर लिख सकते हैं। जब आप 4 का स्क्वायर करते हो तो 16 आता है, 16 को हम ऐसे लिख सकते हैं। और जब आप 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। 25 को रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर हम 5 का स्क्वायर कर दें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, या 5 का स्क्वायर रूट कर दें, तो इसको ये ऐसे नहीं हो जाएगा, अंडर रूट 13 और ये अंडर रूट 25। अब बताओ इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप कहोगे इसमें से ये 25 बड़ा है, यानी कि जो रूट 13 है वो रूट 5 से छोटा है। यानी कि इसका अपोजिट ऑप्शन कौन सा है, अपोजिट ऑप्शन सी है। इसमें क्या दे रखा है, रूट के अंदर a प्लस बी जो है छोटा होगा रूट a प्लस रूट बी से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बराबर तो ये होंगे नहीं, यहाँ पर आप देख रहे हैं 13 रूट 13 और रूट 13 और 5 जो बराबर है नहीं है। ए बी का गुणा करने पर 1 आ रहा है, यानी कि 4 का गुणा 9 पर करने पर 1 आएगा, कोई नहीं आएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा केवल 1 बच रहा है, तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है यदि a तथा b विषम संख्याएं हैं तो इनमें से कौन सम है। a और b, हमें दो ऐसी संख्या लेनी है जो क्या हो, हमारी विषम हो। तो विषम के लिए हम क्या करते हैं, एक संख्या विषम है तो एक संख्या हम क्या लेते हैं, 3 लेते हैं, और एक संख्या हम 5 लेते हैं। या एक संख्या हम 1 लेते हैं और एक संख्या हम 3 लेते हैं। हमने क्या लिया, एक संख्या हमने 1 ली और एक संख्या हमने 3 ली। अब हमको चेक करना है कौन सा सम है। एक ही जगह पर 1 डालना है, अब चारों ऑप्शन में आपको ये पुट कर देना है, यानी वैल्यू को डाल देना है। अब पहले ऑप्शन को देखो, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, a प्लस बी प्लस ए बी। एक ही जगह पर हमने 1 डाला और b की जगह पर हमने 3 डाला और 1 गुणा 3 कर दिया। 3 और 1 कितना होता है, 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हुआ हमारा, 7 हुआ। 7 क्या कोई सम है, नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा गलत हो गया। ऐसे ही बी को चेक करते हैं, एक ही जगह पर हमने 1 डाला और बी की जगह पर 3 डाला, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में से 1 गया तो 3, क्या ये कोई सम है, नहीं आएगा, सम भी नहीं आएगा। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी में क्या कह रहा है, एक ही जगह पर हमने 1 डाला, बी की जगह पर हमने कितना डाला, 3 डाला, और फिर हमने 1 ऐड कर दिया। 3 और 1 4 और 1 5, 5 कोई सम है, नहीं है, यानी ऑप्शन सी भी गलत हो गया। इसका मतलब यानी ऑप्शन डी जो हमारा केवल राइट होगा। डी को भी चेक कर लेते हैं। तो डी में क्या है, एक ही जगह पर 1 डाला, बी की जगह पर हमने 3 डाला, प्लस 2 गुणा 1 गुणा 3,
3 और 1 4 हो गया, प्लस 3 दूनी 6 हो गया, 6 4 कितना हो रहा है 10 हो रहा है, यानी 10 क्या है हमारा एक सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? समांतर श्रेणी की 10 संख्याओं का योग जो है 390 है, तीसरी संख्या 19 है, तो पहली संख्या क्या होगी? देखो, मैंने आपको बताया था समांतर श्रेणी की संख्याओं का जोड़ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला है, उसको आप लिख लेना। एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। ए क्या होता है, पहला पद होता है। एन जो है कुल, मतलब कुल कितने पद हैं वो होता है। और डी जो है डिफरेंस यानी अंतर होता है। तो कुल पद दे रखे हैं कितने, 10। कुल के पद कितने दे रखे हैं, 10, यानी 10/2। पहला पद हमको पता नहीं है तो 2a ही लिखेंगे फिर इसको। कुल पद कितने हैं, 10, 10 में से 1 गया तो 9 बचा, गुणा डी। डी हमको पता नहीं है कि कितना अंतर है उनके बीच में। और इस कितना दे रखा है योग, 390 दे रखा है। 2 से इसको काटेंगे तो 5, यानी 5 2a प्लस 9d बराबर 390 आ गया। 5 से इस 390 को काटेंगे तो 5 सत्ते 35 और 5 अट्टे 40, तो 2a प्लस 9d बराबर कितना आ गया, 78 आ गया। 2a प्लस 9d बराबर कितना आ गया, 78 आ गया। अब हमें क्या बोला है, तीसरा पद, तीसरी संख्या 19 है, यानी तीसरी संख्या जो है हमें कितनी दे रखी है, 19 दे रखी है। तीसरी संख्या क्या दे रखी है, हमें 19 दे रखी है। अब देखो, पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, और तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d होता है। a प्लस 2d होता है, तो तीसरा पद कितना दे रखा है, यानी a प्लस 2d की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, 19 दे रखी है। और 10वां पद कितना है, 78 है। अब हम क्या करते हैं, इसको जो है बराबर लिख देते हैं। जैसे कि तीसरा पद क्या हो गया, a प्लस 2d बराबर 19 हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ ऊपर 1 से गुणा करते हैं, नीचे 2 से गुणा करते हैं। जैसे ही हमने ऊपर 1 से गुणा किया तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2a प्लस 9d बराबर 78। ऊपर तो कोई चेंज नहीं होगा 1 से गुणा करने पर। अब हमने नीचे 2 से गुणा किया है तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 4d बराबर 19 2 38 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, यानी इनको घटा देना है आपस में। 2a से 2a कट जाएगा। 9d में से अगर हम 4d घटाते हैं तो कितना आता है हमारे पास, 5d आएगा। और 8 में से 8 गया 0, और 7 में से 3 गया तो 4 बचा, और 5 से इसको काटा तो 8 आया, यानी d कितना आ गया हमारे पास, 8 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 8 आ गई। हमको क्या बोला है, पहला पद ज्ञात करना है, यानी हमें a की वैल्यू पता करनी है। अब देखो, तीसरा पद, यानी तीसरा पद क्या था हमारे पास, a प्लस 2d बराबर 19 था। तीसरा पद क्या था, 19 था। d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 8 आई है। d की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 8 आई है। तो a प्लस 8 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 बराबर 19 हो जाएगा। a बराबर, जब हम इस 16 को इधर लेके जाएंगे तो 19 माने 16 हो जाएगा। तो 19 में से 16 गया तो 3 बचा, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। यानी पहला पद क्या है हमारा, 3 है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 57 को देखो, इस पर 1 स्टार लगा लेना क्योंकि ये भी थोड़ा सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक बच्चे को 3 टॉफियां दी जाती हैं तो 5 टॉफियां बच जाती हैं। यदि एक बच्चे को 4 टॉफियां दी जाती हैं तो 10 बच्चे बच जाते हैं। बांटी जाने वाली कुल टॉफियों की संख्या कितनी है? यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बच्चे। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, बच्चे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, टॉफियाँ। क्या आएगी हमारी, टॉफियाँ। यहाँ पे हमारी टॉफियाँ आ गई। हम मानते हैं बच्चों की संख्या x है और टॉफियों की संख्या y है। बच्चों की संख्या हमने क्या माना, x माना, और टॉफियों की संख्या y माना। यदि एक बच्चे को 3 टॉफियाँ दी जा रही हैं, अगर हम एक बच्चे को कितनी टॉफी दे रहे हैं, 3 टॉफी दे रहे हैं, तो कुल टॉफी कितनी हो जाएंगी, कुल टॉफी कितनी हो जाएंगी, कुल टॉफियाँ कितनी हो जाएंगी, जब एक बच्चे को हम 3 टॉफी दे रहे हैं और कुल बच्चे कितने हैं, x हैं, तो कुल टॉफियाँ कितनी हो जाएंगी, 3x हो जाएंगी। कुल टॉफी कितनी हो जाएंगी, 3x हो जाएंगी। कुल टॉफी कितनी हो जाएंगी, 3x हो जाएंगी। कुल टॉफी कितनी हो जाएंगी हमारी, 3x हो जाएंगी। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या हो रहा है, तो 5 टॉफियाँ बच जाती हैं। कितनी टॉफी बच रही हैं हमारे पास, 5 टॉफी बच रही हैं। यानी कि जब हम 3 टॉफी एक बच्चे को दे रहे हैं तो हमारे पास कितनी टॉफियाँ बच रही हैं, 5 टॉफियाँ बच रही हैं। यानी टोटल हमने टॉफियाँ कितनी मानी थी, 22 टॉफियाँ मानी थी, और 22 में से 5 टॉफियाँ जो हमारी बच रही हैं। तो ये हो गया एक इक्वेशन हमारी ये बन गई। दूसरी क्या कह रहा है, यदि एक बच्चे को 4 टॉफियाँ दी जाती हैं, यानी टोटल बच्चे कितने हैं, x हैं, और एक बच्चे को 4 टॉफियाँ दी जा रही हैं,
तो हमारे पास 10 बच्चे बच जा रहे हैं, यानी x माइनस 10 गुणा 4। जब एक बच्चे को 4 टॉफियाँ दी जा रही हैं तो 10 बच्चे बच जा रहे हैं। 10 बच्चे क्या हो जा रहे हैं, बच जा रहे हैं, यानी कि लेकिन टॉफियाँ जो हैं वो पूरी बट जा रही हैं, यानी 22 टॉफियाँ जो हैं बट जा रही हैं। अब जो हैं 22 टॉफियाँ बट जा रही हैं, 22 टॉफियाँ बट जा रही हैं। अब इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखो 4x माइनस 40 बराबर कितना हो गया, 22 हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इसको ऊपर वाले को मैं सोच रहा हूँ बाई की वैल्यू निकालूं, लेकिन बाई की नहीं निकालते, हम निकालते हैं बाई माइनस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको सॉल्व किया तो हमने, अब देखो बाई माइनस 3x बराबर 5 हो गया, बाई माइनस 3x बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, ऐसा नहीं करना था मुझे, रुक जाओ। सीधा मैं x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता हूँ और उसमें पुट कर दूंगा। यहाँ पर देखो इसको मैं क्या करता हूँ, x बराबर कितना हो जाएगा, बाई माइनस 5/3 हो जाएगा। यहाँ पर x की जगह पर डालता हूँ तो 4 गुणा बाई माइनस 5/3 माइनस 40 बराबर 22 हो जाएगा। तो 4y माइनस 4×5 = 20/3 बराबर 40 बराबर 22 हो जाएगा। ये इधर होगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, यानी 4y माइनस 20 माइनस 120 बराबर 3y हो जाएगा। और 120 में से जब हम 120 में से 120 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 140 हो जाएगा। 4y माइनस 140 बराबर 3y हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये y बराबर 140 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, यानी टॉफियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 140 हो जाएगी, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में हमें कितना दे रखा है, 140 दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कह रहा है, एक संख्या अपने व्युत्क्रम अनुपात से 2 गुने, व्युत्क्रम अनुपात के 2 गुने से 31/4 अधिक है, तो वह संख्या ज्ञात करें। हम मानते हैं हमारे पास कोई संख्या x दे रखी है, हमने संख्या क्या मानी, हमने संख्या x मानी, संख्या का व्युत्क्रम अनुपात। अब इस संख्या का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा, 1/x होगा। एक संख्या अपने व्युत्क्रम अनुपात से, व्युत्क्रम अनुपात के, व्युत्क्रम अनुपात ये हो गया कि 2 गुने, यानी 2 गुना करेंगे तो 2 का गुणा करना पड़ेगा, 2/x हो जाए, से 31/4 अधिक है, यानी कोई संख्या जो है, ये संख्या जो है अपने व्युत्क्रम अनुपात के 2 गुने से, यानी x में से अगर 2/x को माइनस करेंगे तो ये जो है 31/4 आ जाएगा, यानी 31/4 के बराबर हो जाएगी। इसको करें x² माइनस 2/x बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 31/4 हो जाएगा। क्या हो रहा है, 31/4 हो रहा है। यहाँ तक समझ में, x का गुणा इधर करेंगे और 4 का गुणा इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4x² माइनस 8 बराबर 31x हो जाएगा। अब आप फिर गलती करोगे इसको सॉल्व करने की, तो सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट ऑप्शन पुट करना है। तो सबसे पहले अगर आप 7 ऑप्शन पुट करते हो, पहला ऑप्शन है 7 को पुट करते हो, 7 7 जा 49 हो गया, 49 में 4 का गुणा करोगे तो 9 4 जा 36, 3 4 चौक 16 और 3 19, यानी 196 में से तुम 4 दूनी 8 घटाओगे तो क्या आपके पास 7 7 या 21 217 बचेगा, नहीं बचेगा, यानी 7 तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं हम, दूसरा ऑप्शन है हमारा 8 को चेक करते हैं। 8 का स्क्वायर किया 64 में 4 का गुणा किया तो हमारे पास कितना आएगा, 4 चौक 16, 1 4 64 चौका 256 होता है, 256 में से 8 माइनस करने पर क्या 8 1 8 24 248 आएगा, हाँ आएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी संख्या x/x/x/ के रूप में 6 अंकों की संख्या को विभाजित करेगा। देखो ये जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मान के चलना, ये डायरेक्ट आ जाता है। जब देखो कोई संख्या 7 3 11, जब कोई संख्या 3 7 और 11, यानी जब कोई संख्या किससे 3 7 और 11, 3 7 और 11, ऐसे ही ना इसका एक क्वेश्चन भी है, 1 मिनट रुक जाओ, मैं दूसरा क्वेश्चन भी चेक करता हूँ उसका, ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूँ। 7 3 11 नहीं, हाँ, जब कोई संख्या देखो 7 11 और 13, जब कोई संख्या 7 11 13 से विभाज्य होती है तो वो संख्या 1001 से भी विभाज्य होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एक और चीज़ पता होनी चाहिए, जो संख्या 7 11 13 से विभाज्य होगी वो 1001 से विभाज्य भी होगी, लेकिन 1001 से विभाज्य होने वाली संख्या पता है कैसे लिखी होगी, वो हमेशा ऐसे लिखी होगी, x बाई x बाई x बाई x बाई x बाई
ऐसे करके लिखी होगी, यानी वो संख्या के अंक जो है रिपीट हो रहे होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे अंक कैसे हो गए, जैसे 1 0 1 0 1 0 1 0, ऐसे करके संख्या जो है रिपीट होती चलेगी। तो वो संख्या हमारी किससे होगी, 1001 से विभाज्य होगी, और 1001 ये इससे भी विभाज्य होगी। 1001 हो गया, और 101 और 101 इससे विभाज्य होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या देखना है, संख्या रिपीट होनी चाहिए, संख्या जो क्या होनी चाहिए, रिपीट होनी चाहिए, बार बार संख्या का रिपीटेशन होना चाहिए, मतलब दोहरा रही हो संख्या। कैसे, जैसे ये दोहरा नहीं रही, 1 0 1 0 1 3 अंक से डिवाइड हो, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 60 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, ये तो सभी को पता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, ये बताओ। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या है, बताओ। तो ये हमारा गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा गलत हो जाएगा। हमें सही नहीं है, जो सा कथन गलत है उसको ही पूछा है, तो ये हमारा ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होती हैं, जो रूट के अंदर लिखी होती हैं, रूट के अंदर लिखी हुई, जैसे √3 हो गया, √7 हो गया, ये अपरमेय संख्या है। तो पहली संख्या, पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, रूट से इसको काटेंगे तो ये रूट 4 बार जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और 2 जो है क्या है, हमारी एक नेचुरल नंबर है और प्राइम नंबर है। इसको काटेंगे तो ये हमारा 2/5 आ जाएगा, और ये हमारा क्या है, एक परमेय संख्या है। ये क्या है, एक परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q की फॉर्म में लिखी हुई है। इसको काटेंगे तो ये 5 बार जाएगा, √5। √5 क्या कोई संख्या है, √5 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि √5 भी है इसमें अंदर। √3 हो गया, √3 √7 √5, ये सब जो है अपरमेय संख्या है। इसको देखो, चौथा वाला जो है डी ऑप्शन क्या कह रहा है, 7 से काटेंगे तो 7 9 63, 7 4 28, सभी रूट के अंदर है। इनको रूट से बाहर निकालेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ये क्या है, हमारा एक परमेय संख्या है, तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 क्या कह रहा है, 11 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग का गुणनफल क्या होगा। यानी 11 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की सबसे, क्या बोला है, सबसे छोटी बोला है, तो सबसे छोटी क्या होगी, 1000 होगी, 1000 होगी। और 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1000 होगी, लेकिन 1000 नहीं होगी, 1000 के आसपास होगा। तब आप 1000 में 11 से भाग दोगे तो क्या आएगा, पहले चेक कर लेते हैं। 4 अंकों की संख्या देखो, मैं भी क्या बोल रहा हूँ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभाज्य, तो कौन सी होगी, 11 से हम 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेते हैं जिसमें 11 से विभाजित देते हैं। 11 एकन 11 हो गया, सॉरी 11 निम्न 99 हो गया। 1 0 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। अब जब हम 11 में से 10 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और इस 1 को इस 1000 में ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 1001 आएगा। तो हमारे पास 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 11 से विभाज्य है वो कौन सी है, 1001 है। ऐसे ही जब हम 13 को 1000 से विभाज्य करेंगे तो 13 7 91 होता है। 9 में 10 में से 1 गया तो 9 बचा और 0। 13 7 91, 13 8 कितना हो, 8 24 2 8, 13 7 91, 13 6 78 होता है। 13 6 कितना होता है, 78 होता है। 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 8 में से 12, यानी जब 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और इस 1 को हम 1000 में ऐड कर देंगे तो यानी 1001 आ गया। यानी 13 से भी विभाज्य होने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1001 है, और 11 से भी विभाज्य होने वाली सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या 1001 है। इनके अंकों का, इन संख्याओं के अंकों का जोड़ करना है। जब 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 आएगा, फिर 0 ऐड करोगे फिर 1 आएगा, फिर 1 ऐड करोगे तो 1 आएगा, यानी 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ से भी आपको 2 मिलेगा। और इनका गुणनफल करना है, तो इनका जब गुणनफल करोगे तो तुम्हारे पास 4 आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 63 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या को 16 से विभाजित किया जा गया, शेषफल ज्ञात करें। तो अभी हमने पता किया कि 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या है, तो 100 है। 100 है, लेकिन 13 से विभाजित थोड़ी है ये। 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है। 13 सत्ते कितना होता है, 91 होता है, और शेष कितना बच रहा है, 9 बच रहा है। यानी 13 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 4 आएगा। यानी
104 जो है हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 13 से विभाज्य है। इसे जब हम 16 से विभाज्य करेंगे तो कितना शेषफल आएगा? 16 से इसे विभाज्य करते हैं तो कितना शेषफल आएगा? 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96, 14 में से 6 गए तो 8 बचा, 14 में से 6 गए तो 8 बचा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है? समझ रहे हो? दो पूर्णांकों का योग है और जिसका गुणनफल 64 है। तो ऐसी हमें एक संख्या बतानी है जो दो पूर्णांकों का योग हो और जिसका गुणनफल 64 हो। तो सबसे पहले एक चीज़ देखो, 64 जो है किस किस के टेबल में आता है? तो एक तो आता है 16 चौका 64 और एक आता है 8 8 64, यहीं पर आता है, यहीं पर आता है ना। 32 दूनी भी 64 होता है, लेकिन हमें क्या बोला? दो पूर्णांक। तो आप एक चीज़ देखो, जब आप 16 चौका 64 करोगे तो गुणनफल जो है हमारा 64 आएगा दो पूर्णांकों का। यानी निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम, न्यूनतम पूछा है ना, न्यूनतम दो पूर्णांक, यानी न्यूनतम कितना है? 8 और 8 कितना होता है? 64 होता है, और उनका योग कितना होगा? 16 होगा। तो न्यूनतम कितना है? 16 है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 8 गुणा 8 करें 64 हो रहा है, और इन दोनों 8 और 8 को ऐड कर रहे हैं तो 16 आएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है? योग पूछा है। तो योग पूछा है तो हमारा 16 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है? 5 अंकों की संख्या ये है और 44 से विभाज्य होती है, तो x के प्रस्तापित कर सकता है, x को क्या प्रस्तापित कर सकता है? अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल आ गया। अब 5 अंकों की कोई संख्या कौन सी है? 2 4 7 x 8, किससे डिविजिबल है ये? 44 से। 44 से डिविजिबल मतलब 11 गुणा 4, यानी ये 11 से और 4 दोनों से विभाज्य है। 11 और 4 दोनों से विभाज्य है। 4 से विभाज्य होने के लिए लास्ट की दो संख्या जो है 4 से विभाज्य होनी चाहिए। 4 से विभाज्य के रूल क्या कहता है? लास्ट के दो अंक जो है 4 से विभाज्य होने चाहिए। अब यहाँ पे देखो 2 4 7 x 8, तो 4 से विभाज्य होने के लिए यहाँ पे x की जगह पर 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, यानी कि 2 4 6 8 होना चाहिए, तभी तो ये संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी, तभी तो ये लास्ट के दो अंक जो हैं 4 से विभाज्य होंगे। कैसे? जैसे x की जगह पर हम 2 डालें तो 28 जो है 4 से विभाज्य होगा, हाँ होगा। अगर x की जगह पर 48 4 डालें तो 48 जो है 4 से विभाज्य होगा, हाँ होगा। 68 डालें, 68 4 से विभाज्य होगा, हाँ होगा। 88 4 से विभाज्य होगा, हाँ होगा। यानी ये संख्या जो है तभी 4 से विभाज्य हो सकती है जब x की जगह पर 2 4 6 8 में 6 8 हों। बाकी इसके अलावा कोई और संख्या होगी तो ये संख्या जो है 4 से विभाज्य नहीं होगी। लेकिन अभी हमारा काम जो है 4 से विभाज्य से थोड़ी चलेगा, हमें तो अभी 11 तो भी चेक करना है, 11 भी तो चेक करना है। लेकिन अगर आप ऑप्शन की तरफ जाओगे, x को प्रस्तावित करने के लिए केवल हमें 2 और 4 ही दे रखा है, यानी अब हमें x की जगह पर 6 और 8 को भी डालने की ज़रूरत नहीं है। हमको यहीं से पता चल गया कि x की जगह पर या तो 2 होगा या 4 होगा। दो ऑप्शन तो हमें पता चल गया और दो ऑप्शन हमारे कट गए। क्या होगा? x की जगह पर या तो 2 होगा या x की जगह पर 4 होगा। x की जगह पर या तो 2 होगा या x की जगह पर 4 होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले x की जगह पर 2 डाल के देखते हैं। जब 2 4 7 2 8 किया और हमें 11 से विभाज्य करके देखना है तो हम क्या करते हैं? अल्टरनेट को जोड़ते हैं। जैसे 7 और 2 9, 9 और 8 कितना होता है? 17, और 17 में से माइनस करना है, 4 और 2 6, तो हमारे पास कितना आ गया? 11 आ गया। यानी x की जगह पर 2 डालने पर 11 आ रहा है और 11 जो है 11 से विभाज्य है। इसका मतलब 2 तो हमारा सही है। क्या 4 डालने पर भी आएगा ये चीज़? अब डालते हैं 2 4 7 2 8, 2 4 7 2 8 डाला, अल्टरनेट को फिर से जोड़ा, 7 और 2 9 8 17, 17 में से अगर हम 4 और 2 6 माइनस करते हैं, और सॉरी 4 डाला ना, 4 और 4 8 माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? तब हमारे पास 11 नहीं आएगा। तब हमको पता है 17 में से 8 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, 9 आएगा, और 9 कोई 11 से विभाज्य है? नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है हमारा गलत आंसर हो गया। तो बी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन जो है फिर से रिपीट हुआ है, इसी की तरह है। ये क्वेश्चन जो है किसकी तरह है? क्वेश्चन नंबर 59 की तरह ही है। ये क्वेश्चन भी 59 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 69 को चेक 66 को चेक करते हैं। 66 क्या कह रहा है? 3 अंकों की एक संख्या जो है क्या है? वो ABC है, जिसमें A 100वें स्थान पर, B 10वें स्थान पर और C जो है इकाई के स्थान पर है। इस संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा गया है, तो 7 11 13 लासा से विभाजित किया गया, तो परिणाम क्या होगा? आपको पता है ना, ABC और ABC कोई संख्या ये है।
जब आप इसको 7 11 13 7 11 13 के लासा है, यानी इसका लासा क्या होगा 1001 होगा। जब आप इस संख्या को इसके लासा से विभाजित करोगे तो आपके पास परिणाम जो है वो ABC ही आएगा। आपके पास परिणाम जो है वो क्या आएगा, ABC ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये क्या है, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट है, इसको आपको याद करना है बस। अब जब इसे याद कर लोगे तो आपको सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा। इसमें आप कोई भी वैल्यू डाल देना ABC की और आप इसको सॉल्व कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि ABC ही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर नहीं है। अब आप अभी बताया मैंने ऊपर कि 1001 का एलसीएम कितना है, 7 11 और 13। 7 11 13 का एलसीएम कितना है, 1001 है। यानी ये 1001 जो 7 से भी कट रही है, 11 से भी कट रही है और 13 से भी कट रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो राइट आंसर होगा। यही संख्या फिर अभाज्य नहीं होगी। अभाज्य क्या होता है, या तो वो संख्या 1 से कटे, या वो अपने आप से कटे, या वो स्वयं से कटे। किससे कटे, स्वयं से कटे, या 1 से कटे। तो 1001 जो है ये तो 7 11 और 13 से भी कट रही है, और 1001 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी, इनसे कट रही है। तो 1001 जो हमारी अभाज्य नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भाज्य संख्या नहीं है। कौन सा विकल्प जो है हमारा भाज्य संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 देखो, 133। जब आप 133 को देखोगे तो 133 क्या आएगा, आपको 19 सत्ते कितना होता है, 133 होता है। 19 का टेबल याद होगा तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगी 133 होगा। अब इसमें आपको थोड़ी 543 में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 543 को जैसे ही आप फैक्टर करोगे तो आपको पता चलेगा 13 गुणा 41 बराबर कितना होता है, 533 होता है। 833 क्या होता है, 833 भी हमारा यही होता है, 17 गुणा 19 करोगे तो तुम्हें 833 मिलेगा। लेकिन 433 का कोई फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब यही 433 जो है ये भाज्य नहीं है। 433 केवल 433 और 1 से कट रही है, यानी ये जो हमारी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीचे दी गई कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है। कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः विभाज्य है, हमें क्या बताना है, 12 से पूर्णतः विभाज्य बताना है। 12 का रूल क्या कहता है, वो संख्या हमारी 4 से विभाज्य होनी चाहिए और 3 से विभाज्य होनी चाहिए। 4 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाज्य होनी चाहिए। 4 से विभाज्य होने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि लास्ट के ये दो अंक हैं, ये 4 से विभाज्य होंगे, तो हमारी संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। 4 से विभाज्य होगी। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल यानी भाज्य का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का जोड़, संख्या के अंकों का जोड़ जो है 3 से विभाज्य हो, 3 से क्या हो, विभाज्य हो, तो संख्या भी हमारी 3 से विभाज्य होती है। अब आप एक चीज़ देखोगे, ये देखो 44 जो 4 से विभाज्य है, हाँ है। 56 जो 4 से विभाज्य है, हाँ है। 76 जो 4 से विभाज्य है, हाँ है। 28 जो 4 से विभाज्य है, हाँ है। लेकिन 3, अब आपको 4 से तो ये चारों संख्या विभाज्य है, आपको अब 3 से विभाज्य करके देखना है। 3 से क्या करेंगे, हम इनके जोड़ करेंगे। 4 और 1 5 होता है, 7 5 12 और 4 कितना होता है, 16 और 4 20, 20 यानी 2 जो है ये अभाज्य नहीं है, ये 3 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद 20 आ रहा है और 20 जो है 3 से विभाज्य नहीं है। इसका मतलब ए ऑप्शन नहीं होगा। 8 और 2 10, 8 18, 18 और 5 23 और 6 29 होगा। 9 और 2 कितना हो गया, 11, 11 और 2 2, यानी ये भी संख्या 3 से अभाज्य नहीं है। 4 और 3 7, 9 और 1 10 6 16, 16 और 7 कितना होता है, 23, 23 और 6 29, 29 भी हमारी 3 से विभाज्य नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक संख्या बचेगी जो हमारी विभाज्य होगी, वो है ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि 7 5 12, 12 और 4 कितना हो गया, 12 और 4 16, और 16 और 24, 24 जो हमारी 3 से विभाज्य है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, 70वां क्वेश्चन कह रहा है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। 80 और 90 के बीच, अभी मैंने बताया था ना, 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखवाई थी आपको, जितनी भी अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है वो मैंने अभी आपको लिखवा दिया है। तो 80 से 90 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है। एक तो हमारी कितनी है, 83 है, एक हमारी 89 है। 83 और 89 ही दो एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य हैं 80 और 90 के बीच। आप कहोगे 87 नहीं है, 87 क्यों नहीं है, 87 जो हमारी 3 से कट रही है। जैसे ही आप 3 से काटने जाओगे, 3 दूनी 6, 2 7 और 3 निम्न 27, यानी कि ये 3 से कट रही है, तो 87 नहीं होगी। केवल दो ही संख्याएं 83 और 89, यानी ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग जो है 28 दे रखा है, यानी एक संख्या हमने ए मानी और एक संख्या जो हमने क्या मानी, बी मानी। एक संख्या हमने ए मानी और दूसरी संख्या जो हमने बी मानी। दो संख्याओं का योग कितना दे रहा है, यानी ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। उनका अंतर जो है 12 दे रखा है, यानी ए माइनस बी बराबर कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। हमें पूछा है उनका गुणनफल, यानी गुणनफल क्या होता है, ए इंटू बी हमें पूछा है। हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। जब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी जो है प्लस का है लेकिन ए एक बी जो है माइनस का है, तो यानी ये आपस में कट जाएंगे, बराबर 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, और 2 2 4 हो गया, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, 28 दे रखा है। a की वैल्यू 20 निकालिए तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इस 20 को इधर लेके जाएंगे तो b बराबर कितना होगा, 28 माइनस 20 किया तो b बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। b बराबर कितना हो गया, 8 हो गया, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। a की वैल्यू कितनी आई थी, 20 आई थी और b की वैल्यू 8 आई थी। हमको क्या निकालना है, a गुणा b निकालना है, यानी 20 गुणा 8 करेंगे तो कितना होगा, 160 होगा। कितना होगा, 160 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दुगने से 38 अधिक है। 6 लगातार विषम संख्या क्या होंगी, पहली संख्या हमारी एक होगी, ए होगी। 6 लगातार विषम संख्या का योग बताना है, ए प्लस 2, ए प्लस 4, ए प्लस 4 हो गया, ए प्लस 6 हो गया, ए प्लस 8 हो गया और ए प्लस 10 हो गया। यही तो 6 लगातार विषम संख्याएं हो गई। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए 6 लगातार विषम संख्या कौन सी होंगी, ए प्लस 2, डी ए प्लस 2, ए प्लस 4, ए प्लस 5, सॉरी ए प्लस 6, ए प्लस 8, ए प्लस 10। ये जो है 6 लगातार विषम संख्याएं हैं। 6 लगातार विषम संख्याएं ये हैं। अगर आप विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 यही तो होती हैं। ए की जगह पर कुछ भी डाल लो, एक जगह पर अगर 1 डाला तो बी की जगह पर हमारा यहाँ पर दूसरी संख्या 3 बन जाएगी, तीसरी जो है 5 बन जाएगी, ये बन जाएंगी। अब उसने क्या बोला, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग जो है, 6 लगातार विषम संख्या, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा, ए प्लस 2 प्लस ए प्लस 4 प्लस ए प्लस 6 प्लस ए प्लस 8 प्लस ए प्लस 10। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी कौन सी है, ए प्लस 10 है। ए प्लस 10 यानी ए प्लस 10 के दो गुने से 38 अधिक है। से कितना अधिक है, 38 अधिक है, यानी 38 इसमें प्लस कर लेंगे। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 यानी 6a हो गया ये, प्लस 2 4 6, 6 और 6 12, 12 8 20 और 10 30। 30 बराबर कितना हो गया, 2a प्लस 20 प्लस 38 हो गया। 6a प्लस 30 बराबर कितना हो गया, 20 और 38 कितना हो जाएगा, 8 5 यानी 2a प्लस 58 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे, यानी कि 6 में से 2a गया तो 4a बचा, और 58 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। और 4 से ये कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा, क्योंकि 4 7 या 28 होता है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई। उन 6 संख्याओं का योग निकालें। अब हमें क्या निकालना है, उन 6 संख्याओं का योग निकालना है। हमें क्या मिल गया, हमारी 6 संख्याएं कौन कौन सी मिल गई, देखो 7 9 ऐसे ही करके 7 धाम 70, यानी कि 70 सबसे बड़ी संख्या 70 है। 7 9 डॉट 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 70 तक। अब हमें इन 6 संख्याओं का योग निकालना है, तो n/2 a प्लस एल ये फॉर्मूला लगाना है। n यानी कितने पद हैं, कितने पद हैं टोटल बताओ, 10 पद हैं। 6 लगातार हैं तो 6 संख्या हैं, 70 है, सॉरी भाई मैं 70 कर रहा हूँ, ये 17 है, क्योंकि जब तुम 7 और 10 प्लस करोगे तो ये 17 होगा। तो लास्ट पद कितना है, 17 है। टोटल संख्या कितनी, 6, पहला पद 7 और लास्ट में 17, 3, 7 और 17 कितना होता है हमारे पास, 24 होता है। 24 को अगर 3 में करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 6 और 7 यानी 72 आ गया। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। 2 पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होता है, ये तो सभी को पता है, ये तो याद होना चाहिए कि 2 पूर्णांकों का योग हमेशा एक पूर्णांक होगा और 2 पूर्णांकों का अंतर हमेशा एक पूर्णांक ही होगा। लेकिन अगर आप सी ऑप्शन पर चलो, सी ऑप्शन में क्या कह रहा है, माइनस के 14 जो बड़ा है माइनस के 8 माइनस 7 से। तो देखते हैं, माइनस के 14 -8
ये जब इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा +7। -8 में से जब तुम प्लस के 7 घटाओगे, -8 में से जब तुम प्लस के 7 घटाओगे तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, -1 बचेगा, -1 बचेगा। तो बताओ इसमें से कौन सा बड़ा है, -1 बड़ा है या -14 बड़ा है? तो -1 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? -1 बड़ा है। क्यों बढ़ा है? अब आप कहोगे सर -1 क्यों बढ़ा है? ऐसे एक चीज सोचो, बड़ा मतलब होता है जब संख्या माइनस में होती है ना, जैसे 1, जैसे पॉजिटिव में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, ये संख्या बढ़ती चलती है, यानी ये संख्या एक से एक बड़ी होती चलती है। लेकिन जब जीरो से नीचे जाओगे ना तो एक जो है जीरो से छोटा होगा, लेकिन एक जो है ना -1 जो है -2 से बड़ा होगा, -3 जो है -2 जो है -3 से बड़ा होगा, -4 जो है माइनस माइनस मतलब -3 जो है -4 से भी बड़ा होगा। इनमें संख्या घटती चलती है, माइनस में संख्या क्या होती है, घटती चलती है। तो -14 जो है छोटा है किससे, -1 से। तो यही कथन जो हमारा असत्य हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हमारा असत्य हो जाएगा। यानी संख्या घटती चल रही है तो वो छोटी होती चल रही है। अब देखो 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं? हमें क्या बताना है, 15 से 160 के मध्य कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं लेकिन 4 से नहीं? तो आपको जो है 17 का टेबल पता होना चाहिए और इसे आप घर से करके बताएंगे और कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। 17 का टेबल लिखना है 15 से 160 के बीच में। 17 का पूरा टेबल जिसको याद है वो 17 का टेबल लिखेगा, उसमें से जो संख्या 4 से कट रही है उसको हटा देना और बाकी संख्याओं को गिन के इसका ऑप्शन लगा देना है कि कौन सी संख्या सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या कह रहा है, एक बस कुछ पुरुष तथा एक बस जो है कुछ पुरुष तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। यहाँ पे देखो मैन और वुमेन, मैन की संख्या x है तो उसकी आधी संख्या जो है महिलाएं हैं। उसने बोला है पुरुष की संख्या कुछ है, यानी पुरुष की संख्या हमने x मानी, तो महिलाओं की संख्या उसकी आधी है, पुरुष की आधी है, तो x/2 हो गई। महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं, यानी टोटल पुरुष कितने थे, x थे। x में से अगर हम 10 को घटा दें, यानी वो जो है उतर गए, 10 पुरुष उतर गए, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो हमने क्या किया, x में से 10 को घटा दिया, x में से क्या किया, 10 को घटा दिया, तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं, यानी कि 5 महिलाएं जो है बराबर चढ़ जाती हैं, 5 नई महिलाएं आ जाती हैं। पहले महिलाएं कितनी थी, x/2 थी, लेकिन 5 नई महिलाएं आ जाती हैं। अब बस में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या बराबर हो जाती है, यानी पुरुष जो है x-10 हो जाते हैं, वो बराबर हो जाते हैं x/2 + 5 के। तो प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस पर सवार हुए? तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो x-10 बराबर कितना हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में करेंगे या इसका भिन्न करेंगे, भिन्न तो सब पर आते होंगे, तो अगर वो करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x+10/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, x+10/2 हो जाएगा। 2 का गुणा इधर करेंगे तो 2x - 20 बराबर x+10 हो जाएगा। इसको इधर लाएंगे और इसको इधर ले जाएंगे तो देखो x जो है प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, 2x - x हो गया। अब ये जो है माइनस का है तो इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो 10 + 20 बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2x में से x गया तो x बचा, x बराबर 30, यानी 30 जो हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी। यानी पुरुष जो थे कितने थे, पुरुष जो थे वो कितने थे, 30 थे, लेकिन महिलाएं जो थी, वुमेन जो थी, महिलाओं को मैंने W से डिनोट किया है, जो महिलाएं जो थी वो कितनी थी, पुरुष की आधी थी, यानी 30 की आधी कितनी हो गई, 15 हो गई। तो टोटल कितने हो गए, 45 हो गए। यानी प्रारंभ में बस में कुल यात्री कितने थे, 45 थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। यदि कुछ संतरे जो हैं 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। अब यहाँ पे देखो बच्चे हमने क्या माने, 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। टोटल बच्चे कितने दे रखे हैं, यहाँ पे टोटल बच्चे कितने दे रखे हैं, 40 दे रखे हैं। और संतरे जो हैं, संतरों की संख्या हमने क्या मानी, x मानी। तो हमारे पास टोटल संतरे कितने हो गए, टोटल संतरे 40 बच्चे थे, हर बच्चे को हमने x संतरा दिया, यानी एक बच्चे को कितना दिया, x संतरा दिया, हमको नहीं पता। तो टोटल संतरे कितने हो गए, 40 × x हो गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो बच्चों को 5 संतरे कम मिलते। टोटल संतरे कितने थे, 40x थे, लेकिन अगर 20 बच्चे अधिक होते, यानी कि अब पहले बच्चे 40 थे, अब बच्चे अगर 60 बच्चे होते तो हर बच्चे को जो है, यानी तो प्रत्येक बच्चे को
5 संतरे कम मिलते। पहले कितना मिल रहा था, एक संतरा मिल रहा था, लेकिन अब 5 संतरे कम मिलते। तो वो संतरों की संख्या जो है प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी, तो वो 40x के ही बराबर होती। यानी संतरों की संख्या तो बराबर थी, संतरों में हमने कुछ कमी नहीं की। 60x माइनस 60 का गुणा 5 में किया तो 300 हो गया, बराबर 40x। 40x इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 60x माइनस कितना हो जाएगा, ये 60x माइनस 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60x माइनस 40x बराबर, ये 300 माइनस का इधर जाके ये प्लस का हो जाएगा तो 300 हो गया। 60x में से 40x गया तो 20x बचा, 20x बराबर 300 हो गया। और x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 15 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो प्रारंभ में बांटे गए संतरों की कुल संख्या कितनी है, तो x की वैल्यू कितनी आई, 15 आई। टोटल संतरे कितने थे, 40x थे। टोटल संतरे कितने थे, 40x थे। यानी 40 गुणा 15 करना होगा। 15 थी 45, 15 चौका 60 होता है। यानी टोटल संतरे कितने थे, 600 थे, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है, 729 की पावर 139 में इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक क्या होगा। अब आप एक चीज देखो, 4 और 9, 4 और 9 यानी कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पर यहाँ पर 4 या 9 होता है, 4 या 9 होता है, अगर 4 के ऊपर इवन पावर है, 4 के ऊपर क्या है, एक इवन पावर है। इवन यानी सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है। तो हमारा जो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक जो होगा ना, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। अगर 4 के ऊपर विषम संख्या है, 4 के ऊपर क्या है, विषम संख्या है, 4 के ऊपर अगर विषम संख्या है तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा, हमारा इकाई का अंक 4 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। ले ऐसे ही 9, अब ऐसे ही 9 क्या कहता है, अगर 9 के ऊपर कोई सम संख्या है, 9 के ऊपर क्या है, कोई सम संख्या है, कोई क्या है, सम संख्या, यानी कोई एक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा, हमारा इकाई का अंक 1 होगा। अगर 9 के ऊपर कोई विषम संख्या है, 9 के ऊपर क्या है, एक विषम संख्या है, विषम संख्या है, विषम संख्या, तो हमारा इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक 9 ही होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 9 ही होगा। अब यहाँ पे देखो ये 729 दे रखा है, 729 की पावर 149 दे रखी है। अब 149 एक कैसा नंबर है, एक विषम संख्या है। 149 कैसा नंबर है, एक विषम संख्या है। यानी 9 के ऊपर विषम, 9 के ऊपर विषम देखा तो इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, यदि एक संख्या का 6/7 यानी कोई संख्या हमने x मानी, इस संख्या का 6/7 का एक तिहाई 28 के बराबर है, 28 के बराबर है। समझ में आना। यानी पहले हमने सबसे पहले क्या माना, एक संख्या माना, संख्या का 6/7, कोई संख्या ली हमने x, इसका 6/7 यानी 6/7 किया, गुणा कर दिया तो किसी संख्या का 6/7 बन जाए, का भी एक तिहाई का गुणा किया, एक तिहाई, वो जो है 28 के बराबर है, 28 के बराबर है। 3 से 2 काटा तो संख्या बतानी है हमें, 3 से 6 को काटा 2 बार जाएगा तो 2x/7 बराबर कितना हो गया, 28 हो गया। 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो गया। यानी x बराबर कितना हो गया, 14 सत्ते 98 होता है, यानी 98 हो गया, 98। यानी ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है, किसी कक्षा में बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान रूप में बांटी गई। किसी कक्षा में कक्षा के बच्चों के बीच मुफ्त नोटबुक समान संख्या में बांटी गई। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। अब यहाँ पे देखो, बच्चों की संख्या कितनी है, हमने मानी x थी। बच्चों की संख्या कितनी मानी हमने, बच्चों की संख्या हमने x मानी। अब क्या बोला है, नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। यानी प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। बच्चों की संख्या कितनी है, x है, और एक बच्चे को कितनी नोटबुक मिली है, x का 1/8 कितना हो जाएगा, x/8 हो जाएगा। मिलिए, यदि बच्चों की संख्या आधी होती तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। यदि बच्चों की संख्या आधी होती, बच्चों की संख्या हमने आधी कर दी तो प्रत्येक बच्चे को 16 नोटबुक मिलती। यानी टोटल नोटबुक कितनी हो जाती हमारी, 8x हो जाती। टोटल नोटबुक कितनी हो जाती हमारी, 8x हो जाती। पता चला यहाँ से क्या हुआ, टोटल नोटबुक जो हमारी 8x हो जाती। तो नोटबुक बांटी गई। देखो क्या बोला है, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। किसी कक्षा में बच्चों के बीच
मुफ्त नोटबुक समान रूप से बांटी गई। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8 थी। प्रत्येक बच्चे को मिली नोटबुक की संख्या कितनी थी? 1/8 थी। तो यहाँ पे टोटल नोटबुक कितनी हो गई हमारे पास? देखो, एक बच्चे को कितनी मिली है? 1/8 नोटबुक मिली है। और टोटल नोटबुक कितनी हो गई? 1/8 नोटबुक। जब हम x बच्चों के बीच बांटेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? x²/8 हो जाएंगी। तो टोटल नोटबुक कितनी हो गई? टोटल नोटबुक कितनी हो गई? x²/8 हो गई। और यहाँ पर क्या बोल रहा है? यहीं पर दूसरी बार जब दूसरी कंडीशन दे रखी है तो उसमें हमारी टोटल नोटबुक 8x बोली है। यानी इन दोनों को बराबर करते हैं। x से x काटा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 8 का गुणा 8 में कर देंगे तो 64 आ गया। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 64 आ गई। तो कुल नोटबुकों की संख्या पूछी है, तो कुल नोटबुकों की संख्या कितनी आ रखी है हमारे पास? 8x आ रखी है। 8x आ रखी है। तो 8 गुणा 64 किया तो कितना आ गया हमारे पास? 512 आ गया। कितना आ गया? 512 आ गया। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुल नोटबुकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 512 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 80 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। अब एक चीज़ देखो, वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें हम गुणा कर दें। इन ऑप्शन में दे रखी है वो संख्या, गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखो, 1200 में जब तुम 2 से गुणा करोगे तो 2400 बन जाएगा। 1200 में जब तुम 3 से गुणा करोगे तो तुम्हारा 3600 बन जाएगा। और 1200 में जब तुम 4 से गुणा करोगे तो तुम्हारा कितना बन जाएगा? 12 दूनी 2400 बन जाएगा। जब 1200 में तुम 5 से गुणा करोगे तो 12 पंजे 60 यानी 6000 बन जाएगा। अब आप एक चीज़ देखो, क्या 60 एक वर्ग है? क्या 60 किसी संख्या का वर्ग है? नहीं है। 24 किसी संख्या का वर्ग है? नहीं है। 24 देखो, 12 चौक 48, सॉरी 48 किसी संख्या का वर्ग है? नहीं है। 24 किसी संख्या का वर्ग है? नहीं है। 36 किसी संख्या का वर्ग है? हाँ है ना, 36 जो है 6 का वर्ग है। यानी कि अगर हम किसी 1200 में 3 का गुणा कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा? 3600 आएगा। कितना आएगा? 3600 आएगा। और 3600 जो है 60 का वर्ग है। 3600 किसका वर्ग है? 60 का वर्ग है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है? 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करें। यानी 256 का वर्गमूल, क्या बोला है हमें? 256 का वर्गमूल और हमें 16 का वर्गमूल निकालना है। तो 256 जो है हमारा 16 का वर्गमूल होता है और 16 का वर्गमूल 4 होता है। इनका गुणा करना है हमें। 16 चौका कितना हो गया? 64 हो गया। और इसके वर्गमूल का आंसर क्या होगा हमारा? 8 होगा। 64 जो किसका वर्गमूल है? 8 है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन ये है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है? देखो, कौन सी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, हमें ये पूछा है। तो वर्ग निकालने का फॉर्मूला क्या है? 1200, जैसे पहला ऑप्शन है 1225, हमें 1225 लिखा। वर्ग निकालने का सीधा क्या है? 1225 लिखा। 1225 लिखने के बाद 2 2 के ये पेयर बनाए, 2 2 के पेयर बनाए, ऐसे किया। अब आपको क्या करना है? इसको ऐसा करना है, इस एक ऐसा मल्टीप्लाई देखना है, स्क्वायर करके देखना है। जैसे 3 3 जा 9 किया, 4 चौक 16 किया। 4 चौक 16 करेंगे तो 16 जो है हमारा 12 से बढ़ा जा रहा है। लेकिन 3 3 9 जो है हमारा क्या हो रहा है? कम जा रहा है। 3 3 9 जो है कम जा रहा है। अब इस 3 को यहाँ पर लाएंगे, इस 3 को जो है यहाँ पर लाएंगे, ऐड किया। 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। 12 में से 9 गया तो कितना बचा हमारे पास? 3 बचा। 225 उतार लिया। अब देखो, अब 64 का गुणा कितने बार किया जाए कि 325 के बराबर आ जाए? 6 में किसका गुणा किया जाए कि वो 325 के बराबर आ जाए? तो 6 में अब जैसे देखो, 64 चौका कितना होता है? 4 चौक 16, एक 4 छिक्के 24 और एक 25, कम जा रहा है। 65 पंजे कितना होता है? 5 5 25, 5 30 31 32, यानी 32 पंजे। 65 पंजे कितना हो गया? 325 हो गया। यानी ये जो 1225 है, 1225 किसका वर्ग है? 35 का वर्ग है। ऐसे ही आपको ये चेक करते चलना है कि ये किसका वर्ग नहीं है, यानी इनमें से कौन सा वर्ग नहीं है। तो जब आप 2525 पर पहुंचोगे ना, क्योंकि 2525 जो है किसी का वर्ग नहीं है, 2525 जो है किसी का वर्ग नहीं है, एक पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और आज का ये जो इस बुक का जो ये चैप्टर संख्या पद्धति है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। इसमें टोटल जो है टोटल 82 क्वेश्चन थे और वो हमने अभी सॉल्व करा दिए। अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई सजेशन देना हो कि ऐसे बताओ, मतलब सॉल्यूशन में नहीं पूछ रहा मैं कि इसका ये तरीके से कर लो, इसका ये तरीके से कर लो, अगर आपको पता है तो आप करो। मेरे पास जो है मैं वो बता रहा हूँ जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो मुझे आप तरीका ना बताएं कि आप इस तरीके से सॉल्व कर लो, कि इस तरीके से भी हो जाएगा, ये इससे अच्छा ये मेथड है, ये मेथड है। तो मुझे वो ना बताएं। आप पर आता है तो आप करें,
अगर आपको ऐसे बताना है कि मैं थोड़ा तेज़ बता रहा हूँ इसे या समझ में नहीं आ रहा, ये राय देनी है तो आप ये कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो द एस्पिरेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।